नमस्ते मेरे नौनिहालों, कैसे हो सब लोग? सब लोग ठीक हैं? वर्ग 15 के तत्वों के बाद में हम आज बात करेंगे वर्ग 16 के तत्वों के। वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उनमें सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है बेटे? आपका ऑक्सीजन। तो वर्ग 16 के जो तत्व है उनमें पहला ही एलिमेंट जो होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली। और इन्हें चैल्कोजन भी कहा जाता है। अभी चैल्कोजन क्या हो जाता है, ये कैल्कोजन क्या होते हैं, ये सुनिए आप। देखिए, कैल्कोजन जो वर्ड है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीतल के लिए ये जो कैल्कोजन वर्ड है ना, ये पीतल के लिए प्रयुक्त मतलब ग्रीक के लोग जो थे ना, वो जो कैल्कोजन है ना, ये पीतल के लिए प्रयुक्त करते थे, है ना। तो वहां से इसको लिया गया है ना। तो कैल्कोजन जो शब्द है यह पीतल के लिए प्रयुक्त, पीतल या ब्रास जो होता है ना, पीतल के लिए प्रयुक्त ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। पीतल के लिए प्रयुक्त ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। जिसका मतलब पता है क्या होता है? शाब्दिक अर्थ यदि इसका निकालें तो चैल्क का मतलब होता है बेटा, इसका यदि शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो चैल्क अलग हो जाता है और जन अलग हो जाता है यहां से। तो कैल्क या चैल्क जो है इसका मतलब होता है ओर, यानी कि अयस्क। ओर या अयस्क इसे कहते हैं, किसे? चैल्क को। और जन मतलब फॉर्मिंग, फॉर्मिंग यानी कि अयस्क बनाने वाले जितने भी तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं बेटे? कैल्कोजन कहलाते हैं या चैल्कोजन कहलाते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। यूज किसके लिए किया जाता था? पीतल के लिए किया जाता था। इसीलिए इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम वगैरह, इन लोगों को क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से कैल्कोजन कहा जाता है। ऑक्सीजन फैमिली के ये तत्व होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के फैमिली जितनी भी है, ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी तत्व है, सबके सब क्या बनाएंगे? अयस्क बनाएंगे। तो देखिए, अयस्क के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि देखो कॉपर ग्लैंड्स Cu2S। देखो कॉपर के साथ में कौन है? सल्फर है। तो आपको मिनरल्स की फॉर्म में जो अयस्क की मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉपर ग्लांस भी एक अयस्क है ना। इसका नाम क्या है बेटे? कॉपर ग्लांस। इसमें देखो सल्फर जो है ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है और ये कॉपर के साथ में क्या बना रहा है? अयस्क बना रहा है। इसी तरीके से देखो ऑक्सीजन भी इस कॉपर के साथ में इस तरीके से एक अयस्क बना रहा है, जिसका नाम क्या है? रूबी कॉपर। कौन सा कॉपर? रूबी कॉपर। तो ये भी एक तरह का अयस्क है। दूसरा देखो, कॉपर और आयरन के साथ में सल्फर अयस्क बना रहा है और इस अयस्क का क्या नाम है बेटा? कॉपर पाइराइटिस। कॉपर पाइराइटिस। तो देखिए सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अलग अलग मेटल्स के साथ में मिलकर के क्या बना रहे हैं? उन धातुओं के अयस्कों का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? सभी को ऑक्सीजन फैमिली या वर्ग 16 के जितने भी तत्व हैं उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? चैल्कोजन या ओर फॉर्मिंग या अयस्क बनाने वाले कैल्कोजन कहा गया है। और कुछ अयस्क मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए मतलब एक्चुअली क्या है कि कॉपर के जो जितने भी अयस्क होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन और सल्फर उपस्थित होता है। मतलब कॉपर के अधिकांश अयस्कों में ऑक्सीजन तथा सल्फर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। देखिए लिख देती हूं मैं इस बात को कि कॉपर के अधिकांश अयस्कों में ऑक्सीजन तथा सल्फर उपस्थित होते हैं।
यदि आपसे कोई पूछ ले कि कॉपर के अधिकांश अयस्कों में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटे? ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, अब ऑक्सीजन फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाकी के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने सभी तरह के तत्व यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोरियम और लिवरमोरियम। क्या नाम है इसका? लिवरमोरियम। ठीक है, लिवरमोरियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है 116। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 से अधिक जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनको उनके आईयूपीएसी नाम से पुकारा जाता है। तो 1 का मतलब आईयूपीएसी नाम जब हम सिखाते हैं तब ये भी बताया जाता है आप लोगों के 100 से अधिक जिनका परमाणु क्रमांक होता है उन्हें उनके आईयूपीएसी नाम से बुलाते हैं। अब आईयूपीएसी नाम में बताओ 1 को क्या बोलते हैं? अन। तो अन का क्या आएगा? यू। फिर 1 आया है तो इसको भी बोलेंगे आप अन, तो अन अन। और 6 को बोलते हैं हेक्स। ठीक है, तो अन अन हेक्सियम। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा? UUH भी लिखा हुआ होता है। तो कई जो आपकी पीरियडिक टेबल्स है, आवर्त सारणियां हैं, उनमें आपको लिवरमोरियम LV भी लिखा हुआ मिल सकता है और UUH भी मिल सकता है, दोनों ही सही हैं। अब इसका जो नाम है वो स्पेसिफाई है लिवरमोरियम। बट यदि कोई आपसे पूछे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आईयूपीएसी नाम है इसका अन हेक्सियम। अन का यू और H का हेक्सियम का H लेकर के इसका शॉर्ट फॉर्म में UUH बनाया जाता है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन फैमिली या जो वर्ग 16 के तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका NS2NP4, यानी कि आउटर मोस्ट। N मतलब क्या है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में S में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के P में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। और मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो जिस तत्व या जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उसके जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ताकि हमें ये मेंशन हो जाए कि वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो देखिए इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ऑक्सीजन क्योंकि सेकेंड ऑर्बिटल का या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो फर्स्ट पीरियड की गैस लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे बेटे? हीलियम लगाएंगे। हीलियम लगाने के बाद में सेकेंड पीरियड का इसलिए 2s2 एंड 2p4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, आप भी बना सकते हैं। देखिए सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए सेकेंड पीरियड की इनर्ट गैस, देखिए इनर्ट गैस लगाना क्यों जरूरी है ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं बताती हूँ ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिना एटॉमिक नंबर याद किए बताती हूँ। अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया होगा? पहले एटॉमिक नंबर याद किया होगा, देन फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 1s2 2s2 इस तरीके से आपने फिल किया होगा। ऐसा हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बिना एटॉमिक नंबर याद किए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाया जाएगा। अभी आपको 2 मिनट में देखिएगा। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो बताइए इसके जस्ट पहले वाला कौन सा पीरियड होगा? सेकंड। तो सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? नियॉन। अब ये खुद थर्ड पीरियड का, इसलिए आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो कौन सा है? थर्ड। तो 3s2 एंड 3p4। सीख गए। सिलेनियम की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, सल्फर थर्ड पीरियड का, सिलेनियम फोर्थ पीरियड का। तो गैस कौन सी लगेगी? थर्ड पीरियड की। कौन सी? आर्गन। अब ये फोर्थ पीरियड में है। फोर्थ पीरियड में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्थ पीरियड से आपका डी ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो 3D सीरीज जब तक पूरी नहीं होगी आप आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। तो 3D10 4s2 एंड 4p4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाओ टेल्यूरियम पे। टेल्यूरियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है भैया? 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड की गैस लगाएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। बोलिए कौन सी लगाएंगे? क्रिप्टन गैस लगाने के बाद में अब ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट जो होता है उसमें फिफ्थ पीरियड में पी ब्लॉक पे जाने के पहले बीच में कौन आ जाता है? डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक की
4D सीरीज आ जाती है। 4D सीरीज को पूरा भरने के लिए 4D10 करेंगे, देन फिर 5s2 एंड 5p4 कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसी तरीके से इसका देखिए ज़ीनॉन, अब ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड का एलिमेंट है तो ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा 6s2 एंड 6p4। बट यहाँ 6p में जाने के पहले आप लोगों को आगे D ब्लॉक और F ब्लॉक दोनों ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि 6th और 7th पीरियड में क्या आ जाते हैं बेटे, F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5D10 पूरा करना पड़ेगा और उसके पहले आने वाली 4F14 सीरीज को भी पूरा करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा पोलोनियम का ज़ीनॉन 4F14, 5D10, 6s2 एंड 6p4। क्लियर? इसी तरीके से लिवरमोरियम का भी हम लोग देख लेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 6th पीरियड की इनर्ट गैस लगाएंगे रेडॉन, रेडॉन लगाने के बाद में हम 7th पीरियड में है, 7th पीरियड में है तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 7th होगा, 7th ग्रुप ऑर्बिट होगा, तो 7 इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो n यहाँ पर क्या है 7, तो 7s2 एंड 7p4। अब एक कम 6d10 और उससे भी एक कम 5f14। इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। पूरे 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना एटॉमिक नंबर याद किए मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ। क्लियर है? और वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संजीवनी बूटी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका जहां भी अटक जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और आंसर उड़ाओ। समझ गए बात? तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम बात करेंगे इसकी उपलब्धता की। अब जो आपके ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उपलब्ध होते हैं, तो देखिएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली का पहला ही मेंबर कौन है, ऑक्सीजन। भैया डाई ऑक्सीजन, इसको आजकल क्या कहा जाता है, डाई ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब बोला जाता है तत्वों को। तो आप भी थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखिए। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है, भाई आपको पता है। अब वायुमंडल में इनका कुछ गैस के रूप में होती है। अब गैस का क्या होता है, आयतन होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो आयतन होता है वो कितना होता है बेटा, लगभग 21% है ना, वो होता है 20.974 समथिंग। तो हम क्या लिखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन का 21% आयतन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन का 21% आयतन होता है। ठीक है भाई, अब ये अयस्कों की फॉर्म में भी पाया जाएगा, इसका मतलब भूपर्पटी पे भी उपस्थित है। वायुमंडल में तो है ही है, हम इनहेल कर रहे हैं, हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस अंदर खींच रहे हैं, सांस बाहर ले रहे हैं, है ना। तो सब में क्या काम आ रही है, हमारे ऑक्सीजन काम आ रही है, हम चल रहे हैं, इसका मतलब हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं बॉडी के अंदर, है ना। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल के अतिरिक्त या अलावा कहाँ उपस्थित होती है बेटा, ओर्स की फॉर्म में, अयस्कों की फॉर्म में भी उपस्थित होती है। और अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी पर भी ये कुछ ना कुछ मात्रा में उपस्थित होगा। तो देखिए वायुमंडल में तो ऑक्सीजन का 21% होता है और भूपर्पटी पर यह 46% द्रव्यमान में उपस्थित होती है। आप बच्चों कभी भी ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि ये पॉइंट्स में लिखे हुए हैं तो हमको भी इसको पॉइंट्स में करना, कोई जरूरत नहीं है पॉइंट्स में लिखने की। आप 46 भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर प्रतिशत मतलब 99% सही माना जाएगा। कोई संकी ही होगा जो 46.6% को ही सही मानेगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आप लोग इसको बिल्कुल भी दिमाग में से निकाल दो कि हमें 46.6% ही लिखना। अभी मैं यहाँ पर लिख देती भाई 46.6%, क्या फायदा है। यदि किसी को याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, पर सारे टीचर्स जो होते हैं ना बेटा, ये आपके भले के लिए ही होते हैं। आप कोई भी टीचर बच्चों का नुकसान नहीं चाहता, इसलिए यदि आप 46% भी लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर
पूरा सही माना जाएगा, पूरा आपको नंबर उसका मिलेगा। ठीक है, तो बोर्ड्स में कभी भी आप दिमाग में किसी तरीके का संशय मत लेके चलिए। टीचर आपके दोस्त हैं, है ना, टीचर आपका बुरा नहीं चाहते, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो 46 को भी उतने ही नंबर देगा जितना 46.6 को देगा। तो ठीक है, राउंड फिगर में हम लोगों को चीजें ज्यादा याद होती हैं, तो आप उनको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर ले, हाँ, पर दिमाग लगा करके। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में बात हो गई। अब ऑक्सीजन के बाद में हम बात करते हैं अपने सल्फर की। तो देखिए सल्फर भी तो उपस्थित है ना, और इसकी फॉर्म में सल्फर भी तो उपस्थित है। तो देखिए सल्फर के बारे में हम बात करें तो S2 या सल्फर, हालांकि सल्फर को ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं सल्फर। भूपर्पटी पर सल्फर 0.03 से 0.1, कितना 0.03 से 0.1% तक भूपर्पटी पर सल्फर 0.03 से 0.1% तक उपलब्ध होती है। कितनी? इतनी सी 0.03। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप 0.3 लिख दें ना जी, यहाँ पर 0 का महत्व है ना, अनर्थ नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है क्या कि चीजों को अपने हिसाब से मैनेज तो करना है पर अनर्थ नहीं करना है। 0.03 में और 0.3 में बहुत अंतर है भैया। तो 0.03 से 0.1% तक ये सल्फर जो है भूपर्पटी पर उपस्थित होती है। इसके अलावा मुक्त अवस्था में भी अलग अलग खनिजों के साथ में उपस्थित होती है ना। तो मुक्त अवस्था में सल्फर जो है, इसके अलावा भी मुक्त अवस्था में भूपर्पटी पर सल्फर जो है 0.03 से 0.1% तक मुक्त अवस्था में उपलब्ध होती है। ठीक है, अब मुक्त अवस्था के अलावा यह अयस्कों के रूप में भी उपस्थित होती है। मतलब मुक्त अवस्था में यदि आपको सल्फर चाहिए तो कितनी मिलेगी? 0.03 से 0.1% तक की आपको सल्फर मिलेगी। और मुक्त अवस्था के अलावा मैंने आपको बताया कि ये सारे कैसे होते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं, तो अयस्कों के रूप में भी उपस्थित होती है। कौन? हमारी सल्फर। सल्फर के बाद में जैसे कि हम बात करें सिलेनियम और टेल्यूरियम की, तो सिलेनियम और टेल्यूरियम तो उपधातुएं हैं। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव धातु है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सल्फर आपके उपस्थित है वो किस किस फॉर्म में उपस्थित है? देखो, अगर इनके मैं अयस्क बनाऊं, है ना, तो कौन कौन से बनेंगे देखिएगा। जो मुख्य मुख्य अयस्क हैं उनको देखिए आप, जैसे CuSO4.2H2O, ये कौन है बेटे? जिप्सम। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम के रूप में, जिप्सम के रूप में देखो सल्फर यहां पर उपस्थित है। इसके अलावा ये जो अयस्क मैंने बनाया है, ये अयस्क है मैग्नीशियम का, जिसका नाम क्या है आपका? एप्सम। एप्सम के रूप में भी सल्फर उपस्थित है। आपने गैलेना देखा होगा, गैलेना का नाम जानते हैं आपने? वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो देखिए एप्सम के अलावा ये जिंक ब्लेंड में भी उपस्थित होते हैं, गैलेना में भी उपस्थित होते हैं। ये देखिए, ये भी एक अयस्क है। ठीक है, जिंक के साथ में सल्फर, ये भी एक अयस्क है। जिंक के साथ में सल्फर और लेड के साथ में सल्फर जो होता है, इनका नाम होता है बेटे गैलेना और जिंक ब्लेंड। इसका नाम है गैलेना, ये आपको याद रखने होते हैं बेटे, गैलेना और जिंक ब्लेंड। इसके अलावा इनके जो अयस्क हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे
सिलिका जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी रेत होती है, जिसको हम जानते हैं रेत की फॉर्म में, तो वो होती है क्या बेटे, सिलिका या रेत। मिट्टी, मिट्टी जो हम अर्थ की क्रस्ट पर जो मिट्टी पाई जाती है, भूपरपट्टी पर जो मिट्टी पाई जाती है, वही होती है ये SiO2। इसके अलावा एक मिट्टी और होती है चिकनी मिट्टी। देखिए चिकनी मिट्टी। अब आपसे कोई पूछे कि चिकनी मिट्टी का फॉर्मूला बताइए, तो बता देना, पढ़ लिया हमने आज, ये रहा Al2O3। एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन का अयस्क क्या कहलाता है, चिकनी मिट्टी कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो आपको याद रखने हैं। CuSO4.2H2O के साथ में बनाता है जिप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट और 7 क्रिस्टलाइन वाटर बनाते हैं आपका एप्सम, लेड के साथ में सल्फर आपका बनाता है गैलेना, जिंक के साथ में सल्फर बनाता है आपका जिंक ब्लेंड, सिलिकॉन के साथ में ऑक्सीजन का जो और बनता है वो क्या कहलाता है, सिलिका या मिट्टी, और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या कहलाता है आपका, चिकनी मिट्टी कहलाता है। तो यहाँ पर उपलब्धता इस प्रकार से रहती है। ठीक है, अब आप देखो सिलेनियम और पोलोनियम की मैं यहाँ पर बात कर रही थी। सिलेनियम और पोलोनियम, सॉरी सिलेनियम और टेल्यूरियम, सिलेनियम और टेल्यूरियम ये क्या है बेटे, उपधातु है। सिलेनियम और टेल्यूरियम उपधातु है, टेल्यूरियम उपधातुएं हैं। ठीक है, सिलेनियम और टेल्यूरियम क्या है, उपधातुएं हैं। और अगर मैं पोलोनियम की बात करूं तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है, रेडियो एक्टिव धातु है। अब रेडियो एक्टिव धातु है तो इसको यूरेनियम और थोरियम के विघटन से बनाया जाता है, जिसे यूरेनियम व थोरियम के विघटन से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या हुआ है कि जो नीचे 7th पीरियड में जो पहले मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, वहां जो एलिमेंट्स बचे हुए थे उसमें मैन मेड एलिमेंट्स यानी कि मानव निर्मित जो तत्व हैं अब वो रखे गए हैं। तो लिवरमोरियम भी क्या है बेटे, एक मानव निर्मित तत्व है, मानव निर्मित तत्व है जो कि एक रेडियो एक्टिव धातु है। और इस रेडियो एक्टिव धातु को यूरेनियम और थोरियम नाम के दो तत्वों के विघटन से बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तत्वों के विघटन से, उनके नाभिकों के विघटन से अलग अलग तत्वों का निर्माण हुआ है, जिसमें से पोलोनियम भी अपना एक है। ठीक है, तो उपलब्धता में आज इतना ही। इसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा ये पोलोनियम, अच्छा पोलोनियम के बारे में मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं कि ये जो पोलोनियम है इसका जो अर्ध आयु काल है वो 13 दिन होता है। इसका जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल 13 दिन में ये लगभग आधा विघटित हो जाता है जितना रखा हुआ है। और दूसरी बात मैं इसके बारे में बता दूं कि इसकी जो उपलब्धता है वो सिर्फ कितनी है, 0.001 pm, ppm पार्ट्स पर मिलियन मात्रा में ही ये उपलब्ध होता है। यानी कि पोलोनियम जो है वो भूपर्पट्टी पर सिर्फ 0.001 ppm मात्रा में उपलब्ध होता है।
इसकी सिर्फ इतनी ही मात्रा पाई जाती है। तो उपलब्धता आपने देखी, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 21% बाय आयतन उपस्थित है, 46% बाय द्रव्यमान उपस्थित है भूपटल पर। सल्फर की बात करें तो सल्फर 0.03 से 0.1% ही उपलब्ध हो पाता है मुक्त अवस्था में। उसके अलावा वो अयस्कों के रूप में भी उपस्थित होता है, और कुछ अयस्क यहाँ पर मुख्य मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सिलेनियम और टेलुरियम जो है वो क्या है, उपधातुएं हैं। उपधातुओं के बाद में अगर पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम को भी पहले उपधातु माना जाता था, पर नई स्टडी के अकॉर्डिंग ये उपधातु नहीं है। अब ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव धातु के रूप में घोषित हो चुकी है कि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है जिसे यूरेनियम और थोरियम के विघटन से बनाया जाता है, और ये सिर्फ इसकी 0.001 ppm मात्रा ही भूपर्पटी पर उपस्थित है, और इसका अर्ध आयु काल लगभग 13 दिन का होता है। अगली बात हम करें इनके आकार या त्रिज्या के बारे में, तो देखिए आकार या त्रिज्या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोशों की संख्या की। कोशों की संख्या के जैसे जैसे कोश बढ़ते चले जाएंगे बेटे, वैसे वैसे नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है वो यदि बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो दूसरे आवर्त का ही तत्व है, तो इसमें कितने, केवल 2 ही कोश पाए जाते हैं। जबकि सल्फर में देखिए आप 1, 2 और 3 कोश पाए जाएंगे। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। सिलेनियम देख लीजिए आप, 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश और ये चौथा कोश, देखिए सबके साइज बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से नाभिक से जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी और इसकी त्रिज्या इतनी मानी जाएगी। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार या त्रिज्या भी बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ा आकार किसका होगा बेटे, पोलोनियम का। अगली बात हम करेंगे आयनन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी जो है वो देखिए, अब आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को आप क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब बाह्यतम कोश की जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, देखिए एक तो एक शेल दूसरा शेल, बाह्यतम कोश कौन सा है, दूसरा, और एक बाह्यतम कोश हो ऐसे चौथा, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, तो आवश्यक ऊर्जा बताइए यहां ज्यादा देनी पड़ेगी या यहां ज्यादा देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम लग रहा है क्योंकि नाभिक इससे काफी दूर है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि नाभिक में और इस इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो नाभिक की आकर्षण ज्यादा है। नाभिक की आकर्षण अधिक और उधर नाभिक की आकर्षण कम। नाभिक की आकर्षण अधिक होने से जो डेल आई एच की वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी, जबकि नाभिक की आकर्षण कम है तो दी गई ऊर्जा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो भी कैसी होगी, कम होगी। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो त्रिज्या है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में यदि हम बात करें तो सबसे कम ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी और सर्वाधिक ऊर्जा इस ऑक्सीजन को देनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बाकियों का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आएगा। जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी और नाभिक की आकर्षण कम हो जाएगा। नाभिक की आकर्षण कम होने से डेल आई एच की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और नाभिक के आकर्षण बढ़ने से डेल आई एच की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगली बात करते हैं विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा? विद्युत ऋणता होती है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को या साजिद बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ये भी साइज पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो त्रिज्या के
विषमानुपाती होती है। देखिए त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी खुद के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का नाभिक पे आकर्षण अधिक होगा। नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ आकर्षित रखने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ा देगा। तो ऑक्सीजन की सर्वाधिक अपने ग्रुप में विद्युत ऋणता होती है और पोलोनियम की सबसे कम विद्युत ऋणता होती है। विद्युत ऋणता वही चीज है कि साजिद बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। अब आकर्षित करने की क्षमता तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज है वो कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए 2 कोश होते हैं इसमें, नाभिक से डिस्टेंस कम है, नाभिक की आकर्षण ज्यादा है। नाभिक की आकर्षण ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है जिन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बंध बनाने साजिद बंध बनाएंगे या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उन कोवैलेंट सहसंयोजक बंधों के जो आकर्षण की जो क्षमता है वो इसकी ज्यादा होगी क्योंकि नाभिक की आकर्षण अधिक है और डिस्टेंस जो है वो कम है। जबकि पोलोनियम में ऐसा नहीं है। पोलोनियम में 7 होते हैं। देखिए 7वें आवर्त में इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नाभिक की आकर्षण कम है। नाभिक की आकर्षण कम है तो खुद के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता कम है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता तो और भी कम होगी। ठीक है, तो विद्युत ऋणता का ऑर्डर ये होगा। तो विद्युत ऋणता के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक ही चीज होती है बेटे। ये दोनों का मतलब एक ही निकलता है कि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान निकलने वाली जो एनर्जी होती है, निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन फैमिली के यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की जो सबसे कम ऋणात्मक जो मान है वो ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे कम ऋणात्मक किसके लिए होता है बच्चों? ऑक्सीजन के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? सेकेंड आवर्त का तत्व है। ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का तत्व है। तो ऑक्सीजन का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या आता है? 2s2 और 2p4, है ना। ऑक्सीजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं यहां पर बना के बताऊं आप लोगों को तो ये क्या आएगा बेटा? इस तरीके से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्योंकि ये दूसरा आवर्त है, दूसरे आवर्त में 2d नाम की कोई सब शेल नहीं होती, है ना। 2s होता है, 2p होता है। अब 2s और 2p होने की वजह से जो दूसरा आवर्त है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 और आ सकते हैं, यानी कि उपस्थित कितने हैं? 6। और कितने आने की संभावना है? 2। ठीक है। पर अब जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक नया इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? उस नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी प्रेजेंट जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी जो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये 6 इलेक्ट्रॉन उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। प्रतिकर्षण की वजह से यहाँ पर क्या है? जो निकलने वाली ऊर्जा है, देखो केमिस्ट्री में बेटे जब भी 2 चीजें जुड़ती है ना तो एनर्जी निकलती है। आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि 2 चीजें जुड़ेंगी तब एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी। ठीक है। तो आपको मैं आज ये बात क्लियर कर देती हूँ कि पूरी केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जब 2 चीजें जुड़ती हैं, देखिए आवाज आई तो साउंड एनर्जी, है ना। ताली बजा करके देखो, 2 हाथ अपने पास हमेशा ही उपलब्ध होते हैं। तो केमिस्ट्री मतलब 2 हाथ, 2 हाथ जब जुड़ते हैं तो क्या होता है? एनर्जी निकलती है। साउंड एनर्जी आई है ना आपको। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में निकल सकती है, यहाँ पर किलो जूल पर मोल की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है। तो जब 2 चीजें केमिस्ट्री में जुड़ती हैं तो एनर्जी निकलती है। ठीक है। और जब 2 चीजों को अलग करना होता है तो
एनर्जी देनी पड़ती है। देखो कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, तो बात समझ में आई आप लोगों को? केमिस्ट्री में जब दो चीजें जुड़ेंगी तो एनर्जी निकलेगी, और जब दो चीजों को अलग करना होगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ जुड़ता है, जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आया और यहाँ जुड़ना चाहता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ जुड़ना चाहता है, इसको पहले से उपस्थित 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। तो पहले से उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन इस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो कुछ ऊर्जा देनी भी पड़ रही है, कुछ ऊर्जा निकल भी रही है ना। प्रतिकर्षण के लिए एनर्जी निकल रही है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एनर्जी निकलेगी, है ना। तो एनर्जी, कुछ एनर्जी निकल रही है, कुछ एनर्जी जुड़ रही है, तो टोटल मिला के जो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है ना बेटा, वो बहुत कम हो जाता है। देखिए ये ऑक्सीजन है जो कि एक न्यूट्रल आदमी है, आराम से पढ़ा हुआ है आपने इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देकर के इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो इसके अंदर से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, तो आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मिलेगी। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान जो ऊर्जा निकली है वो कितनी निकली है, -141 किलो जूल पर मोल, 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से निकली है, माइनस हुई है ना। एटम के दो नारे मैंने बताया था, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा, ये रही। ठीक है, और तुम मुझे ऊर्जा दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। आ गई बात समझ में? तो ये क्या बोल रहा है, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ऊर्जा दे रहा हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। पर जब जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन और आप जोड़ने जाओगे, पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान तो इसका कितना है, -141, जो कि इन सब में सबसे कम है, यानी कि ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। ठीक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहाँ पर मैंने बात की। दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करती हूँ, यानी कि अब मुझे क्या करना है, जो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज ऋणायन वाला जो ऑक्सीजन है, जो एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसी को एक इलेक्ट्रॉन और देना है। लो साहब, एक इलेक्ट्रॉन देने में तो इतना लफड़ा हो गया, अब दूसरा और देंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि भाई ऑलरेडी जो ऑक्सीजन जो एक न्यूट्रल आदमी था उसको एक इलेक्ट्रॉन देके हमने ऋणायन बना दिया, है ना। एक ऋण आवेश में आप एक और ऋण आवेश दे रहे हो, तो बताओ इजीली लेगा क्या? जी नहीं। ये ऋण आवेश और ये ऋण आवेश एक दूसरे की जान लेने पे उतारू आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। भाई जब तक ऑक्सीजन न्यूट्रल आदमी था या न्यूट्रल तत्व था, इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो एटम अपने आप में एक न्यूट्रल स्पीशी है। स्पीशी मतलब किसी भी एटम वगैरह को हम स्पीशी बोल देते हैं। तो ये एटम कैसा है बेटा, यहाँ पर न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल एटम में आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही क्या हुआ, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा, तो इसके अंदर से क्या होगा, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी जो कि अपने ग्रुप में सबसे कम होगी। ठीक है, बाकियों में से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ज्यादा मुक्त होती है, ऑक्सीजन में से सबसे कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। अब आपसे वो पूछ ले बोर्ड वाले कि भाई ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर -141 किलो जूल पर मोल आई। ठीक है, अब दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि भाई ऑलरेडी जो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आवेश बन चुका है बच्चों, उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है, ऋणावेश में ऋणावेश जोड़ना है। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को पास में लेके आएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे घर में मैग्नेट होती है ना, प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप। मैग्नेट होती है तो हम क्या करते हैं, दो समान ध्रुवों को पास में ला करके जोड़ने की कोशिश करते हैं और दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, और हम फिर भी लगे रहते हैं कि कैसे न कैसे इनको जोड़ दे। जैसे तैसे हम उसको पास तो ले आते हैं पर वो वापस पलट के जुड़ जाती है। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर होना है कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी यानी कि ये
ऋणावेश वाला इलेक्ट्रॉन इस ऋणावेश वाले ऑक्सीजन को, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा उल्टी लगानी पड़ जाएगी। तो यहां से ऊर्जा मुक्त नहीं होगी और उल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। इसलिए और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 2- चार्ज बना लेगा और इस दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड आपकी है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है ना वो नेगेटिव नहीं और बल्कि पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि आपको ऊर्जा लगानी पड़ जाएगी, ऊर्जा देनी पड़ जाएगी। और कितनी देनी पड़ेगी, 702 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आई कि ऑक्सीजन की अपने वर्ग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि में यदि आपसे कोई पूछे, डिस्कस करवाने को बोले, तो आप बोलिएगा कि ऑक्सीजन जो कि दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसमें से 6 यहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित है। तो पहले से उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दूसरे आवर्त जिसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब पहले से उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन नए आने वाले या नए जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में कठिनाई आती है, होती है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक, यानी कि ऊर्जा कम निकलती है, कम ऋणात्मक प्राप्त होता है। बोलो, बात आ गई बेटे समझ में कि इलेक्ट्रॉन जो कि 6 ऑलरेडी हैं, 8 रह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बस में आप लोग या बस में या ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो 8 लोगों के बैठने की सीट है, वहां पर ऑलरेडी 6 आदमी आराम से बैठे हुए हैं, 7वें आप पहुंच गए, जगह मिलेगी क्या? भाई साहब उधर चले जाओ, भाई साहब उधर चले जाओ। तो ये इसके साथ में, बेचारे के साथ में ऐसा ही होना है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जी आप आए हो और कहीं जगह ढूंढ लो ना यार, हम तो पूरे भरे में। फिर हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं 8 के बैठने की जगह किसको, है ना। तो ये सारे के सारे मिलकर के इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार से प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे इसको जुड़ने में कठिनाई होगी और कठिनाई होने की वजह से क्या होगा, आपको उल्टा कुछ ऊर्जा लगानी पड़ जाएगी, ना कि निकलने वाली ऊर्जा जो निकल रही है उसकी बशर्ते आपको थोड़ी सी ऊर्जा लगानी पड़ जाएगी। तो लगा भी रहे हैं, निकल भी रही है, तो ऋणात्मक मान जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, जबकि बाकी सारे जो सदस्य हैं, ये तीसरे आवर्त का, चौथे आवर्त का, 5वें आवर्त का, 6ठे आवर्त का, इनके पास क्या है कि ये तीसरे आवर्त का जो तत्व है ना, इसके पास में रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता है। तो इन सभी के पास में रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण ये धक्का मुक्की नहीं होती भाई। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। कारण समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक के बारे में। तो देखिए, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी सदस्य हैं सब बढ़िया आराम से एक जैसा है, मतलब एक जैसे एक क्रम में ही गलनांक और क्वथनांक जो है वो प्रदर्शित करते हैं। कैसे होता है देखिएगा, आप एक ग्राफ बनाओ, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब सबसे ऊंचा कौन होता है? सबसे ऊपर जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो पहाड़ का ऊंचा सा क्या होता है? टीला होता है ना, टीला। तो टेल्यूरियम अपना कौन है? टीला। ऊपर कौन होता है? टीला, है ना। तो गलनांक और क्वथनांक के मान
ऑक्सीजन से लेकर के टेल्यूरियम तक तो बेटा बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो आदमी है, कौन है भैया आदमी? पोलोनियम आदमी। हाँ, इनको आदमी मानना है ना, इनको तत्व वगैरह मान करके चलोगे तो फिर समझ में तो खैर आएगी, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आएगी। आदमी अपन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अपने को अपने जैसा लगता है ना। तो ऑक्सीजन से लेकर के टेल्यूरियम, आपकी इच्छा है बेटे कैसे भी आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन से लेकर के टेल्यूरियम तक तो तत्व जो ऑक्सीजन फैमिली के हैं वो सारों के गलनांक और क्वथनांक जो है वो बढ़ते हैं, परंतु पोलोनियम का क्वथनांक जो है वो टेल्यूरियम से कम पाया जाता है। कारण, क्योंकि ये कैसा है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है, बिना गलनांक और क्वथनांक के अपने अंदर से विकिरण निकालता जा रहा है, तो गलनांक और क्वथनांक तो इसका कम होना ही। तो रेडियो एक्टिव तत्व होने की वजह से इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है उसका मान कम होता है। और ऑक्सीजन से लेकर के टेल्यूरियम तक इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अणुभार के। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बस पोलोनियम का कम है, क्यों? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। बोलिए, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की। तो देखिए, ऑक्सीजन आपको पता है गैस होती है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जबकि अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब आपसे कोई बोले कि भाई ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में बताइए, तो देखो ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जबकि सल्फर जो होता है वो कैसा होता है आपका, सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, देखो एक तरफ में लिख देती हूँ ऑक्सीजन, अभी आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके हम बताएंगे ऑक्सीजन, और इधर मैं बना देती हूँ सल्फर। ठीक है बच्चों। अब देखो ऑक्सीजन का आकार कैसा है बेटा, इसका आकार है छोटा सा, जबकि सल्फर का आकार बड़ा है, क्योंकि ये दूसरे आवर्त का तत्व है, वो तीसरे आवर्त का तत्व है। तो अपनी ग्रुप में या अपनी फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन है, ऑक्सीजन है। जबकि सल्फर कैसा है, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका आकार कैसा होता है बेटे, बड़ा होता है। अब आकार छोटा बड़ा होने से क्या ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। देखिए, इसका आकार छोटा और इसका आकार बड़ा है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के मध्य पी पाई समपार्श्विक अतिव्यापन होगा, है ना। पी पाई समपार्श्विक अतिव्यापन होगा। एक ऑक्सीजन का पी दूसरे ऑक्सीजन के पी के साथ में इस तरीके से समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। भाई इसका भी पी दोनों मिलकर के कैसे कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं, है ना। समपार्श्विक अतिव्यापन से क्या बॉन्ड बनता है बेटे, पाई बॉन्ड बनता है ना। जबकि इस तरीके के अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है बेटे, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो समपार्श्विक अतिव्यापन होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आकार छोटा होता है, जिसकी वजह से दो ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य पी पाई समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, जिससे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें इसकी परमाणुकता कितनी आ जाती है। देखिए परमाणुकता, देखो दो परमाणु जुड़े हुए हैं ना इस अणु में,
एक ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी बेटे? 2 हो जाएगी। इसके यदि अणुभार की बात करें तो कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मिलाकर के कितना हो गया बेटे? 32 U, यूनिफाइड मास। और इसकी अवस्था कैसी हो जाती है? गैसीय। जबकि सल्फर में ऐसा नहीं है, सल्फर में आकार बड़ा है। अब आकार बड़ा है तो सीधी सी बात है कि अगर सल्फर का आकार इतना भी बड़ा है, अगर हम मान लें सल्फर का आकार थोड़ा ऑक्सीजन से बड़ा है, तो एक पी और दूसरे पी, एक सल्फर का पी ऑर्बिटल और दूसरे सल्फर के पी ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, और उस दूरी के बढ़ने की वजह से पी पाई समपार्श्विक अतिव्यापन नहीं हो पाएगा। तो सल्फर के परमाणुओं के मध्य पी पाई समपार्श्विक अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता है। संभव नहीं हो पाता भाई, एक सल्फर दूसरे सल्फर के पी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेचारों के हाथ, पी को आप हाथ मान के चलो, हाथ बेचारों के छोटे छोटे हैं, शरीर इतना बड़ा है, कैसे हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, है ना? नहीं हो पाएगा। तो पी पाई संपार्श्विक अतिव्यापन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अब ये डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकते ऑक्सीजन की तरह, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि 8 सल्फर के परमाणु सिग्मा बंध बनाकर S8 अणु का निर्माण करते हैं। S8 अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें इस अणु की परमाणुकता की यदि हम बात करें तो इस अणु की परमाणुकता कितनी हो जाएगी बेटा? 8, क्योंकि 8 सल्फर के परमाणु यहाँ पर उपस्थित है S8 में। और इसकी परमाणुकता के बाद यदि हम इसके अणुभार की बात करें, अणुभार, इसके अणुभार की बात करें तो सल्फर का अणुभार होता है, तो टोटल 8 परमाणुओं का होता है 256 U, ठीक है? 32 × 8 256, कितना हो जाएगा? इसका अणुभार 256 हो जाएगा। इसलिए ये कैसा पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा? ठोस अवस्था में ये पाया जाएगा, क्योंकि संपार्श्विक अतिव्यापन पी पाई यहाँ पर नहीं हो पाया है। और ये अणुओं की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये एक क्राउन शेप, जो ताज होता है ना, क्राउन शेप में व्यवस्थित होते हैं 8 परमाणु सल्फर के। देखिए इस तरीके से, एक, 2, 3, 4, 5, बचे कितने? 3, 6, 7, 8। इस तरीके से S8 जो परमाणु है वो एक क्राउन शेप, जैसे राजा का ताज नहीं होता है, उस तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि वहां पर 8 सल्फर के परमाणु आपस में सिग्मा बंध बना करके जुड़े हुए होते हैं, जिससे S8 अणु का निर्माण होता है और उसकी परमाणुकता 8 और अणुभार टोटल 256 U हो जाता है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन पी पाई संपार्श्विक अतिव्यापन की वजह से O2 की फॉर्म में रहता है, परमाणुकता इसकी 2 और अणुभार 32 होता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो मेरे नौनिहालों, आप लोगों को ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन वर्ग के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हुई होगी। आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।